खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। रात 9 बजे का हमारा वो शो जहां आपको मिलती है पूरी खबर, उस खबर का पूरा विश्लेषण और साथ ही साथ सोने का सिक्का जीतने का एक बहुत शानदार मौका भी। आज देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो पोस्टमार्टम दहशत के उन 40 सेकंड्स का हम करेंगे जिन्होंने देश के करीब 11 राज्यों में जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया। दिल्ली और एनसीआर में भूकंप की दहशत ने फिर वही सवाल उठाया कि जिस तरह दिल्ली बार बार भूकंप के झटकों से दो चार हो रही है, क्या उसके बीच दिल्ली भूकंप के बड़े झटके सहने के लिए तैयार है? डॉन छोटा राजन आज इंडोनेशिया के बाली में पकड़ लिया गया। छोटा राजन का पकड़ा जाना भारतीय एजेंसियों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका हम करेंगे विश्लेषण और बात करेंगे गीता की भी, जो करीब 12 साल बाद अपने देश भारत लौट आई है। लेकिन सबसे पहले बात आज की भूकंप की। रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश के पास जर्म था, लेकिन इस भूकंप ने पाकिस्तान से लेकर भारत तक दहशत पैदा कर दी। भारत के 11 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत के लिए राहत की बात इतनी रही कि अभी तक यहां जानमाल के किसी नुकसान की कोई बड़ी खबर नहीं आई, लेकिन दहशत का मंजर कई सारे सवाल अपने पीछे छोड़ गया। अफरा तफरी, बदहवासी, भागम भाग, घबराहट, बेचैनी, दहशत। इंसान को अंदर तक परेशान कर देने वाले जितने शब्द होते हैं, वो सब सोमवार की दोपहर जम्मू और कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक लोगों के दिलो दिमाग में फैल गए। जब धरती कांपने लगी, और कांपी भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि इतनी देर तक कि लोगों को लगा मानो इस कंपन का खात्मा होगा ही नहीं। हिंदुस्तान में भूकंप की तस्वीर देख ली, अब पाकिस्तान में भूकंप का मंजर देख लीजिए। कई इमारतें गिर गईं, गाड़ियां शोरूम से बाहर हिलते हुए निकल गईं। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े बच्चे का पैर हिलने लगा। कल्पना कीजिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या मंजर हुआ होगा, जहां इस भूकंप का एपिसेंटर था। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश में जरम शहर के पास जमीन से 190 किलोमीटर नीचे था। यह भूकंप दोपहर 2:40 पर आया। धरती ऐसी डोली कि सरहद की लकीर छोटी पड़ गई। भूकंप का घाव बड़ा हो गया। भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात में झटके महसूस किए गए। और भूकंप का असर ऐसा कि दिल्ली में मेट्रो सेवा रोक दी गई, तो जम्मू कश्मीर में मोबाइल सेवा ठप हो गई। वहीं श्रीनगर के लाल चौक में तो सड़क में दरार तक आ गई। घर पे था। हाँ, बहुत तेज भूचाल आया, सब डर गए, सब नीचे आ गए। शिद्दत का तो नहीं पता, मैं झटका बड़ा जोर का था, इसमें नो डाउट। कितनी देर तक था? ये काफी टाइम रहा। भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में तेज भूकंप की खबर है। इसका भारत के भी कुछ हिस्सों में असर हुआ है। मैं सभी की सलामती की दुआ करता हूँ। पीएम ने अगला ट्वीट किया, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो हम लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। भारत के लिए राहत की खबर इतनी है कि जान के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हर कुछ महीने में आते भूकंप के झटकों से निपटने के लिए क्या हम तैयार हैं? आज तक ब्यूरो।
हिंदुस्तान से इतनी दूर भूकंप आया तो भी देश की राजधानी में बुरी तरह से खलबली मच गई, क्योंकि दिल्ली भूकंप के नजरिए से बेहद संवेदनशील है, या यूं कहें कि राजधानी हाई रिस्क एरिया में आती है। दिल्ली और एनसीआर में आज कैसे भूकंप ने अफरा तफरी मचाई और क्या है भूकंप के खतरे के सामने दिल्ली का सच, आप ये भी देख लीजिए। भूकंप से बुरी तरह हिल गई दिल्ली। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से राजधानी में हड़कंप मच गया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि करीब 1 मिनट तक धरती डोलती रही। दिल्ली एनसीआर के लोग जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे। भूकंप की वजह से दिल्ली में घरों और दफ्तरों में अफरा तफरी मच गई। धरती हिलने के बाद लोग दहशत की वजह से घरों और दफ्तरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। नोएडा में भूकंप के बाद लोग घर और दुकानें छोड़कर बाहर आ गए। ऊंची इमारतों के लिए मशहूर साइबर सिटी गुड़गांव में भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग इमारतों से बाहर भागे। गाजियाबाद में धरती हिलते ही लोग जान बचाने के लिए खुले आसमान के नीचे आ गए। इस वक्त दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत सिविक सेंटर में भी हड़कंप की स्थिति बन गई है। आप देख सकते हैं ये वो 28 मंजिला इमारत है, दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत, और ये दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय भी है। और ऐसे में जब भूकंप के झटके आए तो तमाम जो नेता हैं, साथ ही में जो कर्मचारी अधिकारी, सब जो इस वक्त आप देख सकते हैं सिविक सेंटर के सामने की ये जो खुली जगह है वहां पर आ गए हैं। दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके अक्सर आते हैं, इसके बावजूद यहाँ हाई राइज इमारतों का निर्माण नहीं थम रहा। पूरे दिल्ली एनसीआर में 10 से 25 मंजिल तक के तमाम बिल्डिंगें बन रही हैं। इसमें हजारों लाखों लोग रहते हैं। सरकारी विभाग और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर लोगों की जान जोखिम में है। सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली को है। आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में भूकंप का खतरा कितना ज्यादा है। भूकंप के लिहाज से दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है। सिस्मिक जोन 4 में आने वाले राज्य बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। सिस्मिक जोन 4 में आने वाले राज्यों में 5 से 6 तीव्रता वाला भूकंप अक्सर आता है। सिस्मिक जोन 4 वाले इलाकों में 6 से 7 और 7 से 8 तीव्रता वाला भूकंप भी कभी कभी आता है। भूगर्भ विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली हाई रिस्क एरिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की 80% इमारतें बड़े भूकंप का झटका नहीं झेल सकती। माइक्रोजोनेशन ये कहता है कि जो भी एम्प्लीफिकेशन सॉइल की ज़्यादा है, थोड़ा सा भी शेकिंग में, तो जमुना एरिया का बिल्डिंग स्ट्रक्चर अलग होगा रेदर दैन द आपका रोहिणी और द सेंट्रल दिल्ली का। तो इस तरह से हम लोग बहुत से जोनिफिकेशन करके उसको पता लगाए हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग कोड की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, उसके दूर कैसी होगी, सेक्रेटेरिएट की तरफ कैसे होगा। दिल्ली को भूकंप से बचाना है तो इस मुद्दे पर चिंतन और एक्शन बहुत जल्द करना होगा। रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। भूकंप को आप जमीन के नीचे मची हलचल कहिए या फिर आप ये कहिए कि ये कुदरत का कहर है या कुदरत का गुस्सा है। ये भूकंप को हम टाल नहीं सकते, भूकंप की हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते, लेकिन हम भूकंप से अपने आप को बचा सकते जरूर हैं। फिलहाल रुख अगली खबर का। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को आज इंडोनेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया। 20 साल से हमारी भारतीय एजेंसियां उसकी तलाश में थी और इंटरपोल ने गिरफ्तार किया तो सीबीआई के इशारे पर और सीबीआई के अनुरोध पर। लेकिन छोटा राजन की गिरफ्तारी का आखिर मतलब क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। छोटा राजन की सूरत भले ही बदली बदली दिखे, लेकिन बदली शक्ल भी उसे इंटरपोल की नजर से बचा नहीं सकी। छोटा राजन आखिरकार इंडोनेशिया में धर लिया गया। उसे इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर डिटेन किया गया। छोटा राजन है, वो फ्यूजिटिव हैं और हम लोग ऑस्ट्रेलियन पुलिस के और ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के संपर्क में काफ़ी समय से थे और उनसे हम लोग प्रयास कर रहे थे। अभी ये जो डिटेंशन हुई है इसके डिटेल्स हम लोग असरटेन कर रहे हैं और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो हम लोग लॉ के मुताबिक जो भी रिक्वायर्ड है वो करेंगे। कुछ महीने पहले दाऊद इब्राहिम के शार्प शूटर छोटा शकील ने छोटा राजन के ऑस्ट्रेलिया में छिपे होने की खबर दी थी। इसके बाद से संगठित अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाली ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस ने छोटा राजन की पड़ताल शुरू की। इंडोनेशियाई पुलिस के मुताबिक छोटा राजन की गिरफ्तारी ऑस्ट्रेलिया की वजह से ही मुमकिन हो सकी।
जानकारी जो प्राप्त हुई है कि बाली में, इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि अब उसके बारे में पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी। कभी दाऊद का करीबी रहा छोटा राजन 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दाऊद से अलग हो गया। दोनों के बीच दूरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर 2000 में दाऊद ने बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला कराया। हालांकि राजन इस हमले में बच गया। भारतीय एजेंसियों के लिए छोटा राजन की गिरफ्तारी कई मायनों में अहम मानी जा रही है। छोटा राजन दाऊद का दुश्मन नंबर 1 है, लिहाजा वो दाऊद के नेटवर्क को तोड़ने के लिहाज से अहम सुराग दे सकता है। वहीं दाऊद के साथ मोस्ट वांटेड छोटा शकील, टाइगर मेमन समेत भारत में दाऊद के मददगारों, नशीले ड्रग्स तस्करों, नकली नोटों के सप्लायर, देसी विदेशी एजेंटों के नेटवर्क तोड़ने में भी छोटा राजन से ठोस जानकारी मिल सकती है। जाहिर तौर पर छोटा राजन का जल्द से जल्द प्रत्यर्पण भारत के लिए इसीलिए बेहद अहम हो गया है और सरकार इस काम में जुट गई है। छोटा राजन के इंडोनेशिया से प्रत्यर्पण की तैयारियों में जुटी एजेंसियों को उम्मीद है कि वो जल्द ही उसे शिकंजे में कस देंगे और इसी के साथ मुंबई के माफिया नेटवर्क को तोड़ने का काम भी तेज हो जाएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह, मौसमी सिंह और अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, आज तक ब्यूरो। भारतीय एजेंसियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे राज छोटा राजन खोल सकता है, लेकिन छोटा राजन की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। प्रत्यर्पण कैसे होगा, इसको लेकर सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा से बात की है हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। इंडोनेशिया में छोटा राजन गिरफ्तार हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीबीआई डायरेक्टर अनिल सिन्हा। सर, छोटा राजन गिरफ्तार हुआ है इंडोनेशिया में, कब जानकारी मिली आपको और किस तरीके से नैप किया गया? See, we can tell you that there is an Indian national by the name of Mohan Kumar who has been detained by the Bali police. We have been pursuing the matter of Mr. Chota Rajan for a long time with Australian authorities, and we are ascertaining the details in this matter. I can tell you that this is an act of cooperation. भारत लाने के लिए किस तरीके से प्रयास किया जाएगा? जैसा कैसे मैंने आपको कहा कि ये मोहन कुमार डिटेन किए गए हैं बाली पुलिस के द्वारा और जहाँ तक छोटा राजन है वो फ्यूजिटिव हैं और हम लोग ऑस्ट्रेलियन पुलिस के और ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के संपर्क में काफ़ी समय से थे और उनसे हम लोग प्रयास कर रहे थे। अभी ये जो डिटेंशन हुई है इसकी डिटेल्स हम लोग असरटेन कर रहे हैं और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो हम लोग लॉ के मुताबिक जो भी रिक्वायर्ड है वो करेंगे। सीबीआई डायरेक्टर ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा है कि छोटा राजन वहाँ पर डिटेन किया गया है और आगे की जो प्रक्रिया है, चाहे सीबीआई की टीम भेजने की बात हो या फिर उसको किस तरीके से भारत रिपोर्ट करना है, उन तमाम तरीकों पर लगातार सरकार की दूसरी एजेंसियों के साथ बातचीत किया जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन डी के शर्मा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। छोटा राजन के बाद अब बारी दाऊद इब्राहिम की है। रुख अगली खबर का। भारत की बेटी गीता आज भारत लौट आई है। ईदी फाउंडेशन के 5 सदस्यों के साथ भारत पहुंची गीता का एयरपोर्ट पर तो जबरदस्त स्वागत हुआ ही, देश के अलग अलग हिस्सों में गीता के आने की खुशियां मनाई गई। गीता ने भारत आने के बाद आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और उसके बाद सुषमा स्वराज ने गीता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीता को भारत लाने में अहम भूमिका निभाने वाली बिल्किस बानो भी मौजूद थी। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया कि गीता ने परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया है, लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। उस रिपोर्ट के बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा कि गीता कहां और किसके साथ रहेगी। फिलहाल गीता को इंदौर भेजा जा रहा है, वो इंदौर में रहेगी। इससे पहले गीता ने आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। लेकिन आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे उनको गीता के सामने किया, तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो डीएनए टेस्ट का हम अभी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हो सकता है इतने पहले बहुत बच्ची थी जब गई थी, शायद थोड़ी शक्ल बदली हुई लग रही हो, तो इतना सा थोड़ा एक संदेह अभी बाकी है, उसका निवारण डीएनए टेस्ट से हो जाएगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आज मेरे लिए ईद का दिन है, खुशी का भी दिन है, ईद का भी दिन है।
हमें बहुत खुशी हुई है। हाँ, और दुख भी होगा थोड़ा, इसलिए कि ये अपने घर पे पहुंच गई है तो इंशाल्लाह किनारे भी लग जाएगी। दिन भर की हर अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें जो अब हम आपको दिन भर की दिखा रहे हैं, खबरें सुपरफास्ट में। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण पर बड़ा दांव खेला है। पिछड़ों दलितों का आरक्षण छीनने की कोशिश का आरोप महागठबंधन पर मर दिया। एक पाप की योजना बना रहे हैं लोग, पाप की योजना। आपका आरक्षण में से 5% छीनने का षड्यंत्र ये सारे लोग कर रहे हैं, मैं चेतावनी देता हूं। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि वो मजहब के आधार पर आरक्षण की कोशिश कभी सफल नहीं होने देंगे। रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। पीएम के बयान पर लालू यादव और नीतीश ने भी तीखा हमला बोला। अरे बेचार का शरीर पिछड़ा है, ये कौन जात है उसका कोई पता है? आप बोलने को तो कुछ भी बोलते हैं कि लालू जी और हम बैठ करके रोज बात करते हैं कि यार ये कितना चांटा मारा, ये हम लोगों का स्वभाव नहीं है। राजनीति का स्तर इतना घटिया मान करके हम नहीं चलते, जितना स्तर नीचे ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का बयान तीसरे चरण की 50 सीटों के लिए अहम माना जा रहा है, जिसमें ज्यादातर इलाके आरजेडी और जेडीयू के गढ़ माने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के हालात पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। बच्चों के साथ बढ़ती रेप की घटनाओं पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने न सिर्फ मौजूदा कानून को नाकाफी बताया, बल्कि ये सुझाव भी दिया कि बच्चों से रेप के मुजरिमों को नपुंसक बना देना चाहिए। बच्चों के बलात्कारियों को बधिया करने से जादुई नतीजे देखने को मिलेंगे। मासूमों पर रेप का कहर ढाने वाले मुजरिमों को नपुंसक बनाने के सुझाव पर नाखुशी के सुर भी सुनाई पड़े हैं। I think it's entirely wrong. I don't agree with this. We can't take our country back to the Stone Age. मद्रास हाईकोर्ट इसके पहले भी कई विवादित सुझाव दे चुका है। इसी साल जुलाई में हाईकोर्ट ने रेप पीड़ित नाबालिग और मुजरिम के बीच मध्यस्थता के निर्देश सरकार को दिए। हालांकि विवाद उठने पर फैसला वापस ले लिया। खबरदार देखो सोना जीतो। शनिवार को हमने इस कॉन्टेस्ट में एक सवाल पूछा था और उसके विजेता हैं, ये हैं जमशेदपुर के रमेश प्रताप सिंह। रमेश प्रताप सिंह जी, बहुत मुबारक आपको। झारखंड के रहने वाले हैं, जमशेदपुर झारखंड के रमेश जी, जिन्होंने सोना जीता है। शनिवार को जो हमने सवाल पूछा था उसके विजेता हैं। सही सवाल का जो जवाब था सही, वो बहुत सारे लोगों ने दिया था, लेकिन लॉटरी की तरफ से हमने ये जवाब निकाला। रमेश जी को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और आज का सवाल, खबरदार सोना जीतो कॉन्टेस्ट में आज का हमारा सवाल है, इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार होने वाले भारतीय माफिया डॉन का नाम क्या है? दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन या रवि पुजारी? जो भी आपको लगता है जवाब है इसका। हालांकि इसी खबरदार बुलेटिन में हमने ये खबर आपको दिखाई और जवाब आपको मालूम है। अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, खबरदार टाइप करिए, स्पेस दीजिए, A, B या C, तीनों में से जो भी जवाब है लिखिए। 52424 पर हमें SMS कर दीजिए और सही जवाब देने वाले एक लकी विजेता को हम हर रोज की तरह एक सोने का सिक्का देंगे। कल शाम 7 बजे तक आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए आज तक।